कहा जा रहा था बीजेपी नेताओं के द्वारा कि आसानी से बिहार में 40 की 40 सीट जीत लिया जाएगा, मगर क्या लगता है जिस तरह से रणनीति बनाया गया इंडिया अलायंस के द्वारा, चक्रव्यूह की रचना की गई तेजस्वी यादव के द्वारा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि तेजस्वी यादव की चक्रव्यूह में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है बिहार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये परिदृश्य नहीं है कि वो तेजस्वी के चक्रव्यूह में फंस रही है, ऐसी बात नहीं है। इस बार कुछ माहौल अलग ढंग का है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि काराकाट और बक्सर को छोड़ करके ये दो सीटें जो हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं काफ़ी गुपचुप हैं। ये पता नहीं चल रहा है कि वो मतदान किस पक्ष में करने वाले हैं। जो मान लीजिए कि रोजगार का मुद्दा है और संबंधित, जैसे मान लीजिए कि कल कारखाने उद्योग धंधे स्थापित करने का मुद्दा है, उस पर लोगों ने कार्य नहीं किया। यहाँ के स्थानीय जो सांसद रहे हैं या अन्य लोगों ने, तो लोगों के प्रति उसकी नाराजगी है भीतर से। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि बिहार में काफ़ी सियासत चल रहा है और 45 डिग्री सेल्सियस के बाद भी बिहार की जो तापमान है, राजनीतिक तापमान काफ़ी देख सकते हैं कि चढ़ा हुआ है। और साफ तौर पे मैं बात करूंगा बिहार को लेकर, जिस तरह से बीजेपी लगातार कहा करती थी कि अब की बार 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीट जीत लिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं अब बिहार की जो 40 सीट की मैं बात करूँ तो काफ़ी फंसते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं तेजस्वी के चक्रव्यूह में जो बीजेपी है इस समय फंसती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पे मैं शाहाबाद की बात करूंगा। शाहाबाद में 4 लोकसभा सीट आते हैं, आरा, काराकाट, सासाराम लोकसभा और बक्सर। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, करीब 35-40 साल से पत्रकारिता जगत में अपना परचम लहराए हैं और काफ़ी पॉलिटिकल पकड़ है इनकी एक पत्रकारिता जगत में। साफ तौर पर मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि शाहाबाद का स्थिति क्या रहेगा। जिस तरह से बीजेपी कहा करती थी कि 40 सीट बीजेपी बिहार में जीत लेगी, मगर शाहाबाद की बात की जाए अब कहीं ना कहीं 4 सीट जो है फंसते हुए नजर आ रहा है बीजेपी का। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि काराकाट और बक्सर को छोड़ करके ये दो सीटें जो हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं काफ़ी गुपचुप हैं। ये पता नहीं चल रहा है कि वो मतदान किस पक्ष में करने वाले हैं। क्योंकि पहले देखा जाता था चाय की दुकानों पर, चौपालों पर लोगों की बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान लोग बहस करते थे किसको मत देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन इस बार के चुनाव में सासाराम क्षेत्र में और आपको विशेष रूप से बक्सर के क्षेत्र में मतदाता चुप है। हालांकि बक्सर में भी चर्चा चल रही है और काराकाट में भी तेज है, चुनावी सरगर्मी तेज है तापमान के साथ साथ, लेकिन सासाराम में बिल्कुल मतदाता चुप है। यहाँ क्या लग रहा है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गहमा गहमी का माहौल नहीं है और बिहार ये लोकतंत्र का महापर्व है और पूरे देश भर में ये चुनाव हो रहा है और ख़ास तौर पे बिहार में 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि कहीं चुनाव ही नहीं हो रहा है, उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है जिस तरह से काराकाट में दिखा, पूर्णिया में दिखा, सिवान में दिखा और इसके बाद कहीं पर उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है। देखिए, उसका मुख्य कारण है लोगों की रुष्टता है। इसलिए कि संबंधित यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय नेता रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनको वरीयता नहीं दी गई है। चुनाव में अन्य लोगों को दिया गया है, ये भी एक खास कारण है। इस कारण की वजह से लोगों के प्रति माने भीतर से नाराजगी है और नाराजगी के साथ साथ लोग उतना रुझान नहीं है जितना रुझान होना चाहिए। चुनाव में जिस तरह से एक्टिव लोगों को होना चाहिए उस तरह से मतदाता इस समय एक्टिव दिख नहीं रहे हैं। जिस तरह से पिछले बार आपने देखा होगा कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ था, जो लगभग गिरावट आई थी मतदाताओं में, वोटिंग में भी, इस तरह के लोग अब जो हैं वोट देने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं क्या? बिल्कुल कतरा रहे हैं। अभी विभिन्न जगहों पर, विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें मतदाताओं का जो मत का प्रतिशत है बहुत काफ़ी कम है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जितना रुझान होना चाहिए, ये लोकतंत्र का जो महापर्व है मतदान करने से लोग कतरा रहे हैं, बिल्कुल कतरा रहे हैं। यहाँ भी उसी तरह की स्थिति है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ लोगों ने, मान लीजिए कि संबंधित पार्टियों ने उस तरह का वरीयता नहीं दिया है। इसकी वजह से लोगों में नाराजगी है भीतर से, भले उसकी अभिव्यक्ति न करें, लेकिन खास वजह है कि जो दुकानों पर और मान लीजिए कि चौपालों पर जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चाएं बंद हैं। बिल्कुल जिस तरह से कहा जा रहा था बीजेपी नेताओं के द्वारा कि आसानी से बिहार में 40 की 40 सीट जीत लिया जाएगा,
मगर क्या लगता है जिस तरह से रणनीति बनाया गया इंडिया अलायंस के द्वारा, चक्रव्यूह की रचना की गई तेजस्वी यादव के द्वारा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि तेजस्वी यादव की चक्रव्यूह में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है बिहार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। इसका ये परिदृश्य नहीं है कि वो तेजस्वी के चक्रव्यूह में फंस रही है, ऐसी बात नहीं है। इस बार कुछ माहौल अलग ढंग का है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने बीजेपी और मान लीजिए कि जो महागठबंधन है उसके चलते इस तरह का कोई बात है। मैटर ये है कि कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जहाँ जहाँ वो कार्य नहीं हुआ, जो मान लीजिए कि रोजगार का मुद्दा है और संबंधित जैसे मान लीजिए कि कल कारखाने उद्योग धंधे स्थापित करने का मुद्दा है, उस पर लोगों ने कार्य नहीं किया। यहाँ के स्थानीय जो सांसद रहे हैं या अन्य लोगों ने, तो लोगों के प्रति उसकी नाराज़गी है भीतर से। भले उसकी अभिव्यक्ति जो मान लीजिए कि होना चाहिए नहीं हो रहा है, लेकिन नाराज़गी है। शाहाबाद की बात करी जाए और बगल की मगध की बात करी जाए, औरंगाबाद राजपूत का किला कहा जाता था। वहाँ से इस तरह कहा जाता कि राजपूतों का किला को भेदना नामुमकिन है। मगर इस बार जो लड़ाई वहाँ पर हुआ, अभय कुशवाहा बनाम सुशील सिंह, लग रहा है कि वहाँ का भी चुनाव फंस चुका है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं शाहाबाद में काराकाट के देख लीजिए स्थिति, यहाँ पर भी चुनाव औज फौज की स्थिति बनी हुई है। कभी पवन सिंह कोई कह रहा है, कभी कोई राजा राम सिंह कह रहा है, तो कोई कभी उपेंद्र कुशवाहा कह रहा है। लेकिन फंसने वाला तो कहीं नहीं है। हाँ। चूँकि लोगों ने मानसिकता और मन अपना बना लिया है कि हमको मतदान किधर करना है। अब ये परिवर्तन होने वाला नहीं है कि जब कोई आएगा नेता तो वो परिवर्तन कर लेगा। वो मन बना चुका है कि हमको मतदान कहाँ करना है। इसलिए ऐसा नहीं है, मतदाताओं का रुझान जिधर होगा वो अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, लेकिन वो मतदान जिधर करना है उधर ही करेंगे। काराकाट की स्थिति खासतौर पे क्या रहेगा? निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ पर डंके के चोट पे कह रहे हैं कि मैं चुनाव आसानी से जीत जाऊंगा, मेरे साथ हजारों की संख्या में भीड़ चल रही है पवन सिंह, और वहाँ एनडीए का क्या होने वाला है? देखिए, भीड़ चलना अलग बात है और मतदान करना अलग बात है। हाँ। दोनों दो तरह की बातें हैं। भीड़ चलने वाले सारे भीड़ मतदान नहीं करती है। जो मतदाता है वो भीड़ के साथ नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पवन सिंह चुनाव निकाल लेंगे निर्दलीय। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जो प्रत्याशी है मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन और भाजपा के जो हैं प्रत्याशी, उन्हीं के बीच में लड़ाई है, जहाँ भी ये लड़ाई है। अब इसमें जो निकालता है, जिसका वर्चस्व है और जो समीकरण जो बन रहा है उसके आधार पर जो निकालना चाहेंगे वो निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह तो एनडीए को ही वहाँ डैमेज कर रहे हैं ना? बिल्कुल करेंगे। हाँ। बिल्कुल करेंगे। मतलब हार तो तय है। ये कैसे कहा जाएगा कि हार तय है? हो सकता है कि मतदाताओं का रुझान अंत तक किधर जाए और किधर वो पलटा मार दे, ये कहा नहीं जा सकता है। बक्सर की बात जिस तरह से कही जाए, वहाँ पर भी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं, आनंद मिश्रा जी। इसके बाद वहाँ पर मिथिलेश तिवारी जी हैं जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, और वहाँ पे सुधाकर सिंह जो राजद के प्रत्याशी हैं। साफ तौर पे वहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ भी चक्रव्यूह की तरह जो वहाँ की चुनाव है फंसते हुए नज़र आ रहा है। ये दो जो जातियाँ हैं लड़ी हुई है, आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी जी आपस में उलझ के रह जाएंगे, राजद वहाँ आसानी से चुनाव जीत जाएगा। ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि देश के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से मिले आंकड़ों के हिसाब से ऐसा देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो खास, माने निर्दलीय उम्मीदवार के लिए एक जज्बा चाहिए, एक परचम चाहिए। जिसमें जज्बा रहता है वही निर्दलीय उम्मीदवार। कहीं कहीं देश भर में 2-4 निर्दलीय उम्मीदवार इस तरह का संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ के जीतते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आईपीएस आ जाए या कोई भी आ जाए, समाजसेवी आ जाए, जिसकी पकड़ नहीं है, वो भले थोड़ा देर के लिए भीड़ उनके साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, सासाराम की स्थिति क्या रहेगा? जिस तरह से कहा जा रहा है कि सासाराम ये जो लड़ाई अब हो गया है, दोनों कैंडिडेट नए हैं, शिवेश राम उर्फ गुड्डू जी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एनडीए प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस उम्मीदवार हैं मनोज कुमार जी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि दोनों एक ही जाति से हैं, यहाँ की स्थिति है जो साफ तौर पे लोगों में नाराज़गी है। कह रहे हैं लोग कि बाहरी और भीतरी को लेकर यहाँ पर भी लड़ाई हो सकता है और काफ़ी टक्कर की लड़ाई मानी जाएगी। देखिए, मतदाता तो दोनों को ही वोट देना है। जिसके पक्ष में जिसको जाना है वो जाएगा। वो इंडिया गठबंधन के हों या भाजपा के हों, जिसको जिधर जाना है उधर जाएंगे ही। ये दो मजबूरी है। किसको देंगे वोट? यहाँ जो कैडर है, मान लीजिए कि बसपा के जो कैडर है बसपा को वोट देंगे, लेकिन अन्य जो कैडर है, भाजपा के जो कैडर है, इंडिया गठबंधन के जो कैडर हैं, वो किसको वोट देंगे? वो तो अपने ही पार्टी के वोट न देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी जीते, जिसका बहुमत रहेगा वो चुनाव जीतेगा। आरा क्या लगता है कि वहाँ आसानी से चुनाव वहाँ बीजेपी निकाल सकती है? बिल्कुल। आरके सिंह ने जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व कार्य किया है। उस क्षेत्र के लोगों से जाकर के पूछिए कि आरके सिंह ने क्या किया है। राष्ट्रीय स्तर पर उस आदमी ने आरा को चमकाने के लिए जो कार्य किया है वो ऐतिहासिक है। बिहार में इस तरह का कोई नेता नहीं है जो आरके सिन्हा ने करके दिखाया है।
जैसे कि अभी आपने वरिष्ठ पत्रकार तेजनारायण पांडे जी से सुना, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो शाहाबाद की सीट है, चारों लगभग लड़ाई तो है, लेकिन अभी भी जो एनडीए का दबदबा है अभी भारी है। और ख़ास तौर पे साफ तौर पे इनका कहना है कि जो लोगों में नाराज़गी है, नेताओं के द्वारा कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर नाराज़गी है। इसीलिए जो मतदान केंद्र पर लोग मत देने के लिए कम जा रहे हैं और इसीलिए नाराज़गी देखे जा रही है। चुनाव में लोग इतने एक्टिव नहीं है जो होना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ उसमें मतदान काफ़ी कम संख्या में गया था पिछले बार के तहत, इस बार भी वही होने वाला है और काफ़ी ये लड़ाई हौच पौच की बनी हुई है शाहाबाद में। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।